नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला विषय है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी थी। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। जिस तरीके से मुगल साम्राज्य का उत्थान हुआ उसी तरीके से उसका पतन भी हुआ। इन पतनों के कारण हम निम्न प्रकार से जान सकते हैं। एक, मुगल साम्राज्य के विस्तार को स्थायित्व बाबर के पुत्र अकबर ने दिया। जहांगीर और शाहजहां ने इसे बरकरार रखा, लेकिन औरंगजेब के समय तो यह दक्षिण में चरम विकास हुआ। वह दक्कन का मनसबदार भी रहा था। मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया औरंगजेब के काल में ही शुरू हो गई थी। यह बात औरंगजेब ने अपने पुत्र आजम को एक पत्र में लिखी थी। उसने लिखा था, मुझे पता नहीं मैं क्या था और क्या करता रहा। मैंने कृषकों को सुख देने के लिए कार्य किए और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात तो यह विघटित ही हो गया। औरंगजेब की राजपूत नीति, धार्मिक नीति, दक्षिण की विजय, उत्तरी भारत की अधिक उपेक्षा आदि उसके कारण थे। उसके साम्राज्य में विद्रोह होने लगे थे। नंबर 2, मुगलों में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था, जिसके कारण गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिससे दरबार में गुटबाजी, संघर्ष और षड्यंत्रों का बोलबाला हो गया था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य को अपने पुत्रों में बांटना चाहता था, लेकिन सिंहासन के लिए युद्ध की परंपरा जो पूर्वजों ने डाली थी वो वैसी ही चलती रही। 3, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण गद्दी पर दुर्बल और अयोग्य बादशाहों का बैठना भी था। औरंगजेब के बाद शहजादा मुअज्जम गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र 65 वर्ष थी। वह 5 साल की उम्र का शासन कर ही सका और मृत्यु हो गई। उसके बाद जो भी मुगल सम्राट बने थे वे या तो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सके, या फिर उनकी हत्या हो जाती या उन्हें हटा दिया जाता। इस काम को 2 सैयद बंधुओं ने, हुसैन अली खान तथा अब्दुल्ला खान ने किया। उन्हें किंग मेकर या सम्राट निर्माता कहा जाता था। सम्राटों की दुर्बलता के कारण मुगल सूबेदार व मनसबदार स्वयं को शक्तिशाली बनाने में लग गए और अपना नया राज्य स्थापित किया, जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल आदि, जिससे मुगल केंद्रीय सत्ता के राजस्व में भारी कमी आई। 4, मुगलों के पतन में प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल दरबार के सरदार 2 गुट में बंट गए, हिंदुस्तानी और मुगल। मुगल गुट भी 2 वर्गों में बंट गया, तुरानी मुगल और ईरानी मुगल। इन दलों ने धार्मिक विभेद, आपसी वैमनस्य और शासक को उलझाए रखा और जमींदारों के विद्रोहों तथा किसानों के आंदोलनों ने मुगल सत्ता हिला दी। 5, मुगलों के पतन में विदेशी आक्रमणकारियों का भी हाथ था। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर मोहम्मद शाह को पराजित किया और दिल्ली में भारी लूटपाट की। उन्होंने कई बार आक्रमण किए। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 1761 के बीच में 5 बार आक्रमण किया। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया और शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा लूटकर ईरान ले गया। 6, स्थिति को ज्यादा बिगड़ना मुगल शासकों की लगातार हत्या से हुआ। जहांदार शाह फर्रुखशियार की हत्या, अहमद शाह को उसके वजीर ने गद्दी से उतार दिया और आलमगीर की भी हत्या हो गई। 7, मुगल साम्राज्य के पतन के अनेक कारण रहे, जैसे स्वेच्छाचारी केंद्रीभूत शासन। साम्राज्य विशाल होता गया, लेकिन संचार साधन सीमित रहे। विविधता से भरे देश भारत में उदार नीति लाभप्रद थी, लेकिन मुगलों में उसका अभाव होता गया। दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। यूरोपीय जो व्यापारी बन के आए थे वे शासन में हस्तक्षेप करने लगे। उनकी सेनाएं प्रशिक्षित थी। उन्होंने मुगलों को कमजोर ही नहीं किया, फलतः पूर्णतः समाप्त कर दिया। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। 1857 के समय मुगल साम्राज्य पूर्णतः खत्म हो गया।